जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को सरप्राइज करके रख दिया। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी नतीजों से बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि सभी एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स और सारे एनालिसिस फेल होते दिखाई दिए थे। इस बार के चुनाव के नतीजों से जहां कांग्रेस ने एक तरफ इसको अपना कमबैक समझा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लेकर चुनावों में उतरी, मगर 293 सीटों पर ही जाकर सिमट गई। इन आम चुनावों में उतरने से पहले देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। अब की बार वहीं दूसरी तरफ एक नारा उत्तर प्रदेश से भी दिया गया, अब की बार 75 पार, और जो कि कुछ हद तक ठीक भी था, क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन देखें पिछले लोकसभा 2 चुनावों में, तो शायद वो बहुत बढ़िया था। 2014 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 71 सीटें मिली थी। वहीं 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 63 सीटें जीत करके दिल्ली पहुंची। वहीं पिछले 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर लड़े थे, मगर इस बार का जो चुनाव था वह राम मंदिर का निर्माण होने के बाद होने जा रहा था। तो शायद भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 75 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में छू लेगी। मगर दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब जब आपको लगता है कि आप उत्तर प्रदेश को समझ चुके हैं, तब तब उत्तर प्रदेश आपको बहुत जोरों का झटका देता है। और ठीक वैसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटों पर सिमट करके रह गई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें ला करके प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन करके। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे देश के लिए ये जो नतीजे थे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थे, मगर इससे भी ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को फैजाबाद लोकसभा सीट से मिला। जी हां, फैजाबाद लोकसभा, जिसके अंदर अयोध्या नगरी बसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद को अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीट मान करके चल रही थी, मगर समाजवादी पार्टी ने उस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया। दोस्तों, ऐसे क्या कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद लोकसभा सीट भी हार गई? इस चीज का एनालिसिस और डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या से लगी हुई एक ऐसी सीट जिसके ऊपर कोई भी जातीय समीकरण फिट नहीं बैठता, जिसके ऊपर कोई भी मुद्दा काम नहीं करता और जिसके ऊपर कोई भी वादा काम नहीं करता। यह लोकसभा सीट जातीय समीकरणों से, चुनावी वादों से और मुद्दों से बहुत ऊपर है। हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट की, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता इन चुनावों में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा को बहुत ही स्मूथली निकाल लिया। जी हाँ, ये जो सीट रही भारतीय जनता पार्टी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीट बनकर के सामने आई। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 1,48,800 वोटों से जीती। और अगर मैं बात करूं कैसरगंज लोकसभा से लगी हुई बाकी लोकसभा सीटों की, तो लगभग हर सीट पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने अपनी जीत हासिल करी है। मगर दोस्तों, ऐसे क्या कारण है कि कैसरगंज लोकसभा आने के बाद में विपक्ष के सभी मुद्दे, सभी इक्वेशंस, सभी कैलकुलेशंस फेल हो जाती हैं? ऐसा क्या रीजन है कि कैसरगंज लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीटों में से एक बन करके निकल के आई? तो चलिए इसी बात पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। मगर इस पूरी चर्चा को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कैसरगंज लोकसभा की हिस्ट्री को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैसरगंज लोकसभा सन 1952 में बनी थी। यहाँ से जो सबसे पहली लोकसभा की सदस्य चुन करके आई थी वह शकुंतला नायर थी। हिंदू महासभा पार्टी से उन्होंने टिकट पे चुनाव लड़ा और 1952 में पहली बार कैसरगंज लोकसभा से सांसद चुन के। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कैसरगंज लोकसभा की टोटल वोटर्स की, तो यहाँ के वोटर्स की संख्या लगभग 19,04,726। और अगर मैं बात करूं इस लोकसभा के अंदर आने वाली विधानसभाओं की, तो इस लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें बहराइच जिले की 2 विधानसभा पयागपुर और कैसरगंज है। वहीं गोंडा जिले से 3 सीटें, कटरा बाजार, करनैलगंज और तरफगंज, ये 3 विधानसभा आती हैं। 5 में से 4 विधानसभा सीटें जो लोकसभा कैसरगंज के अंदर आती हैं वह इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है, वहीं 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास। और अगर मैं बात करता हूं 2017 के विधानसभा चुनावों की, तो उन चुनावों में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी। तो हम बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों की। 2024 में कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी ने करण भूषण सिंह को चुनाव लड़ाया, जहां एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में नेक टू नेक की फाइट चल रही थी। वोट्स का मार्जिन 10, 20, 30 हजार के बीच में घूमता रहा। वहीं दूसरी तरफ कैसरगंज लोकसभा भारतीय जनता पार्टी 1,48,843 वोटों से जीत करके आई। तो ऐसा क्या रीजन है जहां ऑपोजिशन के बड़े बड़े कैलकुलेशंस, इक्वेशंस सारी कैसरगंज लोकसभा में आकर के फेल हो जाती हैं? क्या ऐसा मुद्दा है, क्या ऐसा फैक्टर है जिसके सामने विपक्ष जीरो दिखाई पड़ता है? जहां एक तरफ प्रदेश की बाकी लोकसभाओं के अंदर जब लोगों से पूछा जाता है कि इस बार के चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है, तो लोगों का जवाब होता है विकास या फिर राम मंदिर।
वहीं दूसरी तरफ जब कैसरगंज में लोगों से पूछा जाता है कि इस बार के चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है, तो लोग कुछ इस तरह से जवाब देते हैं। क्या क्या मुद्दे रहते हैं चुनाव में इस बार? नेताजी चुनाव जीते हैं। यह दबदबा है और दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। सांसद जी श्री बृजभूषण सिंह जी, उनका बड़ा प्रभाव है, वो लोकप्रिय हैं, हम लोग उनसे जुड़े हैं 30 साल से। दोस्तों, अभी जो नाम आप लोगों ने सुना, ये नाम किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर कोने के अंदर इस नाम की चर्चा है, बहुत जोरों पर रहती है। तो फिर चाहे कुश्ती को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाकर के उसका रिप्रेजेंटेशन करने की बात हो, या फिर राज ठाकरे जी को अयोध्या आने से रोकने की बात हो, यह नाम हमेशा से देश की सुर्खियों में बना रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि कैसरगंज की जनता हमेशा से बृजभूषण शरण सिंह जी को ही मुद्दा बना करके चलती है? ऐसा क्या कारण है कि इस सीट का चुनाव सिर्फ एक फेस के ऊपर होता है? जनरली हम लोग देखते हैं कोई भी चुनाव होता है तो वो या तो जातीय समीकरण के ऊपर होता है या फिर एक बड़े फेस के ऊपर लड़ा जाता है, यानी कि स्टेट लीडरशिप या फिर सेंट्रल लीडरशिप। मगर इस सीट का चुनाव सिर्फ और सिर्फ यहाँ के पूर्व सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह जी के चेहरे पर लड़ा जाता है। बृजभूषण शरण सिंह जी की अगर मैं बात करूं तो वह 6 बार के सांसद रह चुके हैं। उनके अलावा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती केतकी सिंह जी 1 बार सांसद रह चुकी हैं। उनके छोटे बेटे इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में कैसरगंज से सांसद चुन करके संसद भवन पहुंचे हैं। क्यों कैसरगंज लोकसभा की जनता बृजभूषण शरण सिंह जी को ही इस लोकसभा चुनावों का मुद्दा बताती है? आइए कुछ डेटा को देख लेते हैं। तो 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया, जिसमें उन्होंने 5,81,358 वोट हासिल किए, जो कि टोटल वोट्स का 59.24% था, और बाकी सब में सारी पार्टीज थी। दोस्तों, 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के लड़ा था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जीत का मार्जिन 2,61,601 वोट। वहीं मैं अगर बात करता हूं 2014 के लोकसभा चुनावों की, तो 2014 में भी बृजभूषण शरण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया था, जिसमें उन्होंने 3,81,500 वोट हासिल किए थे, जो कि टोटल वोट्स का लगभग 40% था। दूसरी तरफ उन चुनावों में समाजवादी पार्टी को 3,03,282 वोट मिले थे, और जीत का जो मार्जिन रहा वो 78,218 रहा। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2009 के लोकसभा चुनावों में बृजभूषण शरण सिंह जी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने 1,96,063 वोट हासिल किए, जो कि टोटल वोट्स का 34.66% था, और जो जीत का मार्जिन था वह 72,199 था। तो दोस्तों, यह डेटा था पिछले 3 लोकसभा चुनावों का। अब शायद आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कैसरगंज लोकसभा शायद ठाकुर बहुल क्षेत्र है, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपके डेटा को थोड़ा सा ठीक करूंगा। कैसरगंज लोकसभा ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। यहाँ के लगभग 30% वोटर्स ब्राह्मण हैं, उसके बाद में यादव वोटर्स, उसके बाद में ठाकुर वोटर्स आते हैं। मगर बावजूद इसके हर धर्म में, हर जाति में और हर समाज में इनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। दोस्तों, लगभग 3.5 दशक की राजनीति और गोंडा और उसके आसपास के कई जिलों के अंदर बृजभूषण शरण सिंह जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह की पॉपुलैरिटी ओवरनाइट तो बिल्कुल भी नहीं आती। इसके पीछे कई सालों का संघर्ष होता है और एक बड़ा त्याग होता है। मगर दोस्तों, इस पॉपुलैरिटी की नींव कहाँ रखी गई है, उसको समझने के लिए हमें बृजभूषण शरण सिंह जी के इतिहास की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बृजभूषण शरण सिंह जी का जन्म 8 जनवरी 1997 को गोंडा के विष्णुहरपुर गांव में हुआ। ये अपनी किताब में लिखते हैं कि इनका शुरुआती जीवन बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ था। एक समय ऐसा आया जब जमीनी विवाद के चलते वो अपना गांव छोड़ के निकलना। बचपन से ही कुश्ती में अपनी रुचि रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह जी ने बड़े बड़े दंगलों में जाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े अखाड़ों में जाना शुरू कर दिया, जहां पे इनकी मुलाकात बड़े बड़े पहलवानों से हुई। इन्होंने अपनी सोशल लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और फिर देखते ही देखते साल बीतते गए और समय आता है 1987 का। दोस्तों, ये वही साल था जहां से बृजभूषण शरण सिंह जी ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी। 1987 में इन्होंने अपना पहला चुनाव गन्ना समिति का लड़ा। जी हाँ, गन्ना समिति के पद पर गोंडा के अंदर चुनाव होने थे। इन्होंने नामांकन भरा। मगर दोस्तों, ये चुनाव इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इन चुनावों में एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लीडरशिप का पूरा कंट्रोल था। बावजूद इसके एक बहुत बड़े अंतर के साथ में बृजभूषण शरण सिंह जी ने इस चुनाव को जीता और शायद अपनी लीडरशिप की नींव रखी। उसके ठीक 1 साल बाद सन 1988 में इन्होंने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा, मगर उस चुनाव को मात्र 1 वोट से हार गए। मगर शायद उस हार के पीछे भी इनकी एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उस चुनाव के बाद में गोंडा के लोगों ने शायद अपना एक फ्यूचर लीडर इनके अंदर देखना शुरू कर दिया था। उस चुनाव को हारने के बाद में इन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे ही 1 साल और बीता और 89-90 का समय आते आते इन्होंने विधान परिषद का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और दोस्तों, विधान परिषद के चुनाव में ये बिना तैयारी के उतरे और उसके बावजूद मात्र 14 वोटों से चुनाव हार गए। दोस्तों, लगातार 3 साल में 3 चुनाव लड़ने के बाद में
बृजभूषण शरण सिंह जी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका था। क्षेत्र के लोगों से उनको बहुत भारी समर्थन मिल रहा था और गोंडा के लोगों ने एक बड़े नेता के रूप में उन्हें चुन लिया था। और साथ ही इसी बीच में समय आता है राम मंदिर आंदोलन का, जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर राम मंदिर के समर्थन में आंदोलन कर रही थी, यात्रा निकाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के अंदर एक बहुत बड़ा हिंदू नेता निकल करके आया जिसका नाम था बृजभूषण शरण सिंह जी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को बिहार के अंदर श्री लाल कृष्ण आडवाणी को रोका गया, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के अंदर बृजभूषण शरण सिंह जी की भी गिरफ्तारी कर ली गई। और दोस्तों, इनकी गिरफ्तारी के बाद में समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके थे। जहां गिरफ्तारी से पहले इनके नाम की चर्चा सिर्फ अयोध्या और इसके आसपास के इलाकों में हुआ करती थी, वहीं जब ये गिरफ्तार हुए उसके बाद में इस नाम की चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी। इसी बीच दोस्तों 1991 के लोकसभा के चुनाव आते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी इनको गोंडा से चुनाव लड़ाती है और उस गोंडा के लोकसभा के चुनाव को यह लगभग 1,13,000 वोटों से जीत लेते हैं। जी हाँ, इतना बड़ा मार्जिन सभी के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। उसके बाद में दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह जी ने पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा। इनके नाम की पॉपुलैरिटी पूरे क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच 1996 के लोकसभा के चुनाव आने वाले थे और उन चुनावों के आने से ठीक कुछ महीने पहले ही बृजभूषण शरण सिंह जी को टाडा के केस में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तब भारतीय जनता पार्टी ने इनकी जगह इनकी धर्मपत्नी श्रीमती केतकी सिंह जी को चुनाव लड़ाया और दोस्तों उस चुनाव को भी इनकी धर्मपत्नी ने लगभग 80,000 वोटों से जीत लिया था। 1991 का चुनाव 1,13,000 वोटों से और 1996 का चुनाव लगभग 80,000 वोटों से। ये दोनों लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में इस नाम की चर्चा बहुत जोरों से पूरे देश में होने लगी। उसके बाद में दोस्तों ये जेल से बाहर आते हैं और फिर समय आता है 1999 के लोकसभा चुनावों का। मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह जी को गोंडा से बलरामपुर भेज दिया। बलरामपुर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि भी कही जाती थी, वहां से बृजभूषण शरण सिंह ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव को लगभग 63,000 वोटों से जीत लिया। दोस्तों, आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि इनकी लोकप्रियता का स्तर क्या रहा होगा। जहां एक चुनाव इन्होंने गोंडा में लड़ा, दूसरा चुनाव अपनी जगह अपनी बीवी को जेल में रहते लड़ाया और तीसरा चुनाव गोंडा से हट करके बलरामपुर सीट पे जाके लड़ा। उस चुनाव को भी बड़ा इजीली इन्होंने जीत लिया। तो समय आता है 2004 के लोकसभा चुनावों का। 2004 के लोकसभा चुनावों को भी बाकी लोकसभा चुनावों की तरह इन्होंने बहुत ही आसानी से जीत। दोस्तों, ये वही समय था जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती जी की सरकार थी। इसी बीच दोस्तों बहन मायावती जी गोंडा में आती हैं और एक रैली करती हैं। उस रैली में वह एक अनाउंसमेंट करती हैं कि वह गोंडा का नाम बदल करके अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर करने जा रही हैं। मगर ठीक उसी जगह पे उनके खिलाफ एक आवाज उठती है। वह आवाज थी बृजभूषण शरण सिंह जी की। उन्होंने इस चीज का पूरा विरोध किया कि इस जगह का नाम गोंडा है और गोंडा ही रहेगा। और बृजभूषण शरण सिंह जी बहन मायावती जी से बोलते हैं कि वह इस जगह का नाम बिल्कुल भी बदलने नहीं देंगे। उसके बाद में दोस्तों गोंडा के अंदर एक प्रदर्शन, एक विरोध का दौर शुरू हो जाता है। चूंकि बृजभूषण शरण सिंह जी की लोकप्रियता आसपास के जिलों में बहुत ज्यादा थी, उन्होंने काफी बड़े स्केल पर इस प्रोटेस्ट को किया कि गोंडा का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। और दोस्तों अंत में बहन जी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अक्सर हम देखते हैं कि बहन मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जो अपने कड़े और मजबूत फैसलों के लिए जानी जाती हैं। वह एक बार फैसले लेती हैं तो फिर पीछे पलट कर नहीं देखती। मगर इस बार बृजभूषण शरण सिंह जी की ताकत के आगे बहन जी को भी अपना फैसला पलटना पड़ गया और एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह जी ने अपनी ताकत का परिचय दिया। फिर इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव आने वाले थे। उसके ठीक कुछ समय पहले ही पार्लियामेंट के अंदर यूएस न्यूक्लियर डील के बिल के ऊपर चर्चा चल रही थी। उस समय बृजभूषण शरण सिंह जी ने पार्टी लाइन से हट करके ऑपोजिशन के पक्ष में वोट कर दिया, जिसके चलते उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पर दोस्तों इनका कद अब इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जहां इन्हें अब किसी भी पार्टी के सहारे की जरूरत नहीं थी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इनको निष्कासित किया, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व सुप्रीमो स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और 2009 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के टिकट से कैसरगंज से चुनाव लड़ाया। और दोस्तों उस चुनाव को भी इन्होंने लगभग 72,199 वोटों से जीत लिया। यह लगातार इनकी चौथी जीत थी और दोस्तों अब यह नाम देश के बड़े बड़े नेताओं में गिना जाने लगा। इसी बीच समय आता है 2012 का। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बृजभूषण शरण सिंह जी की बचपन से ही कुश्ती में बहुत ज्यादा रुचि थी। 2012 का समय आते आते इन्होंने कुश्ती महासंघ का चुनाव लड़ने का फैसला लिया और दोस्तों उस समय इनके प्रतिद्वंदी थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दोस्तों मैं आपको बता दूं उस समय देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली और हरियाणा दोनों में भी कांग्रेस की सरकार थी। इस चुनाव को गुड़गांव में होना था। इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव को लड़ा और बहुत भारी मतों से उस चुनाव को जीत लिया।
और उसी समय यह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बन गए। संसद में अपनी बात को मजबूती से रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह जी अब कुश्ती का नेतृत्व भी कर रहे थे हिंदुस्तान। अब समय आता है 2014 के लोकसभा चुनावों का। यह चुनाव देश के सबसे ऐतिहासिक चुनावों में से एक। 2014 का लोकसभा चुनाव आते आते बृजभूषण शरण सिंह जी का समाजवादी पार्टी के साथ मतभेद शुरू हो गया, जिसके चलते इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। मगर दोस्तों अब एक ऐसा माहौल बन चुका था जहां देवीपाटन मंडल के अंदर लगभग सभी सीटों पर बिना बृजभूषण शरण सिंह जी की इन्वॉल्वमेंट के कोई भी पार्टी अपने चुनाव को अच्छे से लड़ भी नहीं पा रही थी। और शायद यही कारण है कि 2014 को चुनाव आने से पहले श्री अमित शाह जी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से इनके संपर्क में आए और इनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा करके 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया कैसरगंज से, और उस चुनाव को भी इन्होंने लगभग 72,018 वोटों से जीत लिया था। दोस्तों ये लगातार इनका 5वां टर्म था जब ये सांसद बनकर के लोकसभा पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ इनकी धर्मपत्नी भी एक बार सांसद रह चुकी थी। चुनाव में दोस्तों इनका असर लोकसभा कैसरगंज के आसपास की सीटों में भी काफी हद तक देखने को मिला। ऐसे ही दोस्तों समय और बीता और समय आया 2019 के लोकसभा चुनावों का। उस चुनाव को भी बृजभूषण शरण सिंह जी ने कैसरगंज की लोकसभा से लड़ा और उस चुनाव को भी लगभग 2,61,000 वोटों से इन्होंने उस चुनाव को जीता। और ये छठा टर्म था जब वह सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। तो समय तो बीतता रहा मगर कंट्रोवर्सीज ने कभी भी बृजभूषण शरण सिंह जी का पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह जी की पहचान अब अपने एक बेबाक अंदाज और मजबूती से अपनी बात रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में होने लगी। चाहे अपनी खुद की सरकार को घेरने की बात या फिर राज ठाकरे जी को अयोध्या आने से रोकने का मामला, इन्होंने कभी भी अपनी बात को दबने नहीं दिया। और दोस्तों अब समय आता है 2024 के लोकसभा के चुनावों का, जहां एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ कुछ पहलवानों का विरोध था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह जी की ताकत और इनके दबदबे को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। वहीं भारतीय जनता पार्टी तब ये फैसला लेती है कि इस बार का चुनाव वह बृजभूषण शरण सिंह जी की जगह उनके छोटे सुपुत्र करण भूषण सिंह जी को लड़ाएगी, और बृजभूषण शरण सिंह जी भी इस बात से बिल्कुल सहमत हो गए। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव देश के इतिहास के सबसे सरप्राइजिंग चुनावों में से एक था। इस चुनाव के अंदर हमने बड़े बड़े लीडर्स को स्ट्रगल करते हुए देखा, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा के चुनाव को लगभग 1,48,843 वोटों से जीत लिया और बृजभूषण शरण सिंह जी के छोटे सुपुत्र करण भूषण सिंह जी को सांसद बना करके दिल्ली लोकसभा पहुंचा दिया। दोस्तों इस पूरे डेटा को सुनने और समझने के बाद में ये पूरी की पूरी स्टोरी वन मैन शो समझ में आती है। जी हाँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी दिखाई पड़ता है जिसका नाम है बृजभूषण शरण सिंह जी। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार बृजभूषण शरण सिंह जी के गोंडा जिले और उसके आसपास के कुछ जिलों में लगभग 54 इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। हर कॉलेज में लगभग 500 से 600 बच्चे पढ़ते हैं। और दोस्तों इसमें सिर्फ अमीर बच्चे ही नहीं, गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये समझने वाला है कि जो बच्चे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको ये अपनी तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और उनको मोटिवेट और सपोर्ट करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने अपने सभी 54 इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक वर्किंग स्ट्रक्चर तय कर रखा है। इस स्ट्रक्चर के तहत दोस्तों जितने भी टॉपर्स होंगे या फिर जितने भी टॉप स्कोरर्स होंगे उनको ये अपनी तरफ से प्राइज के तौर पर मोटरसाइकिल्स, साइकिल्स और मेडल प्लस कैश प्राइज तक दे देते हैं। दोस्तों ये कितना अच्छा तरीका हो सकता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और दोस्तों सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स के लिए भी ये अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। इनके लगभग हर इंस्टीट्यूट के अंदर स्पोर्ट्स के कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हर साल एक एनुअल फंक्शन कराया जाता है, स्पोर्ट्स फंक्शन कराया जाता है, जहाँ पे ये बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कैसरगंज लोकसभा और उसके साथ की कुछ लोकसभाओं में बृजभूषण शरण सिंह जी ने हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स बना के रखे हुए हैं, जहां पर ये बहुत कम से कम रेट में गरीबों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने क्षेत्र में एक मुहिम भी चलाई हुई है जिसका नाम है स्वच्छ देवीपाटन मंडल, स्वस्थ देवीपाटन मंडल और हरा भरा देवीपाटन मंडल, जिसके तहत ये अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वह अपने आसपास में पेड़ पौधे लगाएं। तो दोस्तों शायद इनकी पॉपुलैरिटी के पीछे इनका 35 साल का त्याग और 35 साल का संघर्ष है जो इन्होंने गोंडा और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए किया है। ये पॉपुलैरिटी रातों रात ही नहीं बल्कि 35 साल के संघर्ष और त्याग के बाद में आई। तो दोस्तों शायद यही कारण थे जहां दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर बाकी लोकसभा सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर भी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कैसरगंज लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्मूथली जीत लिया। तो दोस्तों ये स्टोरी थी एक अनबीटेबल लीडरशिप बृजभूषण शरण सिंह जी की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।